નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર સુરેશ પટેલ. મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા એક એવા વ્યક્તિ સાથેનો પરિચય અને એવા વ્યક્તિ સાથેનો સંવાદ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેનો ગુજરાત સાથે તો ખૂબ મોટો નાતો છે, પરંતુ એક ખૂબ જ મોટા આધ્યાત્મિક ધર્મગુરુ હોવાની સાથે સાથે પણ એક ખૂબ મોટા રાજનીતિક વ્યક્તિ પણ છે અને ઉત્તરાખંડ સરકારની અંદર હાલમાં જેઓ કેબિનેટ કક્ષાનું ખૂબ જ મોટું મહત્વનું પદ ધરાવે છે. અત્યારે એમની પાસે પર્યટન, પંચાયતી રાજ, પીડબ્લ્યુડી અને અનેક સાંસ્કૃતિક અને સિંચાઈ મંત્રી જેવા મહત્વના હોદ્દાઓ પર એ બિરાજમાન છે અને ઉત્તરાખંડ સરકારની અંદર હરિદ્વાર, બદ્રી કેદારનાથ આ બધા જ વિસ્તારનો જેઓ ખૂબ જ ઘણા સમયથી રસ લઈને વિકાસ કરી રહ્યા છે અને એ સાથે સાથે માનવ ચેતના જગાવી રહ્યા હોય અને માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિની જેમણે સ્થાપના કરી છે એવા એક ખૂબ જ વિરલ વ્યક્તિત્વ આપણી સાથે આજે જોડાયેલા છે, શ્રી સતપાલજી મહારાજ. શ્રી સતપાલજી મહારાજ, આપનું સ્વાગત છે ગુજરાતમાં અને हमारा मंतव्य न्यूज़ में. नमस्कार सतपाल जी महाराज, आपने पहला ही क्वेश्चन ये पूछूंगा, गुजरात और उत्तराखंड का नाता क्या है, ये हमारे दर्शक मित्रों को बताइए. उत्तराखंड का बहुत पुराना नाता है. उत्तराखंड देवभूमि रही है, देवताओं का वहाँ वास होता है और निश्चित रूप में उत्तराखंड के अंदर बाणासुर की पुत्री उषा जो थी, उसने अनिरुद्ध को, जो भगवान कृष्ण का ग्रैंडसन था, भगवान कृष्ण का पोता था, उसको तंत्र मार्ग से शैया समेत जो है उत्तराखंड में मंगवा लिया और उनका विवाह हुआ. और उससे पहले जो है भगवान कृष्ण भी उत्तराखंड में आ गए थे अपने पोते को छुड़वाने के लिए, तो युद्ध होने वाला था. तो ऋषि मुनियों ने कहा कि युद्ध क्यों करते हो, दोनों का विवाह कर दो. तो आप ऊखीमठ जाएंगे तो वहाँ पर वेदी बनी हुई है और उस वेदी के चारों ओर उषा ने और अनिरुद्ध ने, जो भगवान कृष्ण का पोते थे, उन्होंने विवाह किया. और उसके बाद उषा जो है द्वारिकापुरी पहुँची और वो नृत्य करने लगी. तो सभी ने उनके नृत्य को देख करके उनकी बड़ी प्रशंसा की और ये पूछा कि ये डांस, ये नृत्य कहाँ से सीखा. तो उषा कहती है कि मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मैंने ये नाच जो है माँ के गर्भ से सीखा है. तो उसी नाच को आप लोग गरबा बोलते हैं क्योंकि उषा ने उसको माँ के गर्भ से सीखा था. तो उत्तराखंड का और गुजरात का बहुत पुराना नाता है. દ્વારકા એટલે કે આપણા કૃષ્ણની નગરી અને એમની સાથે ઉત્તરાખંડનો ખૂબ જ નાતો. सतपाल जी महाराज, आप एक बड़े आध्यात्मिक फैमिली में, आपके जो पिताश्री थे वो भी जे योगीराज श्री हंस जी, वो भी एक खूब बड़े आध्यात्मिक योग गुरु थे. उनके घर में आपका जन्म हुआ, यानी कि आपको जेनेटिकली ये वारसा में मिला के आध्यात्मिकता. आपका बचपन और आपका एजुकेशन कहाँ पर हुआ और क्या क्या आपने एजुकेशन में भी किया हुआ है? मेरा जन्म जो है हरिद्वार में कनखल में हुआ और हरिद्वार में मेरा जन्म हुआ. उसके बाद जो है मैंने एजुकेशन प्राप्त की और मसूरी सेंट जॉर्जस कॉलेज में मैंने एजुकेशन प्राप्त की और वहाँ से मैंने डिग्री प्राप्त की. और उसके बाद मैं जो है, मेरी साइंस में बड़ी रुचि थी, तो मैं चाहता था कि साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का जो है समन्वय हो तो देश आगे बढ़ेगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा. तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उसका अध्ययन करने के बाद ये पता लगा कि जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो बातें कही गई हैं, श्री कर्मयोग शास्त्र गीता में जो बात कही गई हैं और जो विज्ञान कहता है, उसके अंदर काफ़ी समन्वय है. आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण महाराज 3 गुणों का जिक्र करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जिक्र करते हैं और कहते हैं सारी सृष्टि उन्हीं गुणों से बनी है. आज हम साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस भी फंडामेंटल पार्टिकल्स का जिक्र करती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही 3 गुण हैं और तीनों गुणों से ही सारी सृष्टि बनी है. फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उन्हीं से हमारा सारे संसार की रचना होती है. तो बहुत सी बातें जो विज्ञान कहता है और जो अध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअलिटी कहती है, वो बड़ा उनका समन्वय है. और अगर हम हृदयंगम करते हैं, उसको हम जानते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ा सुख पाते हैं. और अपने जो ऋषियों की जो रिसर्च रही, क्योंकि आज वैज्ञानिकों की रिसर्च जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, बाहरी संसारी जगत की रिसर्च है, और हमारे ऋषियों की रिसर्च जो थी वो इंट्रोवर्ट थी, अंतर्मुखी थी. वो अंतर यात्रा करते थे, ध्यान के अंदर जाकर के एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते थे. आज हम फिजिकली बड़े प्लेन्स बना रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम एक्सट्रोवर्ट हो गए. हमारे ऋषि इंट्रोवर्ट थे. उन्होंने आध्यात्मिक साधना करके अपने आत्मिक शक्ति का अनुसंधान किया और उसको एक्सप्लोर किया और इसीलिए उन्होंने आनंद को प्राप्त किया. एवा एक आध्यात्मिक गुरु के जेने विज्ञाननो पण खूब तलस्पर्शी अभ्यास कर्यो होय, आध्यात्मनो पण खूब तलस्पर्शी अभ्यास कर्यो होय अने
પબ્લિકની સામે, દુનિયાની સામે કે ભાઈ આધ્યાત્મ અને વિજ્ઞાન એ આધ્યાત્મના ફૂલ છે, એટલે એ રીતનો આખો જે એક અભિગમ લઈ અને લોકો સુધી જે પહોંચાડવાનો એમનો જે અવિરત જે પ્રયાસ છે એ એમણે ખૂબ મોટો કર્યો છે. स्वामी जी, आपने उत्तराखंड बनाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है. मेरा उत्तराखंड के उसमें भी बड़ा योगदान रहा. मैंने आप वो संघर्ष समिति में भी थी और उत्तराखंड बनाने में आपका संरक्षक था और इंद्रमणि बडोनी जी ने मुझे संरक्षक बनाया. उसके बाद मैंने पदयात्रा की. आपका ऐसा सोच कैसा है कि भाई उत्तराखंड ये अलग से और ये टूरिस्ट और ये स्पिरिचुअल प्लेस डेवलप होना चाहिए? उसमें ये था जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आप दंड देना चाहते थे तो उसको पिथौरागढ़ भेज दिया जाता था, उत्तराखंड में भेज दिया जाता था. तो हमने सोचा कि भाई जिसको भी आपने पनिशमेंट देनी है उसको आप हमारे इलाके में भेज देते हैं. तो कहने का मतलब हमारा उत्तराखंड काला पानी बन गया था, विकास के अंदर पिछड़ गया था. और मैंने बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की थी. 1 महीना 4 दिन के अंदर मैंने पदयात्रा पूरी की और तब मैंने उत्तराखंड की गरीबी को देखा कि यहाँ किस प्रकार से गरीबी है, किस प्रकार से यहाँ विकास नहीं है, पिछड़ापन है और हमको एक सेपरेट राज्य बनना पड़ेगा तभी जाकर के हमारा विकास होगा. उसके बाद मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा और लड़ने के बाद मैंने जीता और मैंने लोगों से कहा कि हमें जो है हम विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं क्योंकि उनसे उत्तराखंड का निर्माण नहीं होना है, परंतु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हम बहिष्कार नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही उत्तराखंड का निर्माण होना है, वहीं पर बिल पास होना है. लोगों ने मेरी बात को माना और उसके बाद मैं चुन करके गया और पहला काम मैंने किया कि प्राइवेट मेंबर बिल में लाया. और जब मैं उस बिल को लेकर के भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पहुंचा और मैंने भगवान को अर्पित किया बिल, और मैंने वहाँ के जो हमारे नंबूदरी ब्राह्मण थे उनसे कहा कि यह बिल जो है भगवान का बिल है और भगवान का राज्य बनना है, ये भगवान को अर्पित कीजिए. उसके बाद जैसे मैं नीचे उतरा, गौचर के अंदर सूचना आ गई कि आप मंत्रिमंडल में ले लिए गए हैं और आप मंत्री बन गए हैं. और पहला मंत्रिमंडल जो मुझे मिला वो मिला रेल राज्य मंत्री का ओहदा मिला और मैंने उसमें बहुत काम किया और अपने उत्तराखंड के लिए, क्योंकि पहाड़ के अंदर तो रेल ही आ सकती थी, तो मैंने उसका सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जो है उसका सर्वे कराने के बाद उसको सैंक्शन कराया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको सैंक्शन किया, उसको फाइनेंस किया और आज हमारी रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा है और पहाड़ों में रेल जा रही है और यात्री लोग कन्याकुमारी से लेकर के और हमारे बद्रीनाथ तक रेल में यात्रा कर सकेंगे. आज वो सपना साकार हो रहा है. हजारों ऋषिगण हमारे संत महात्मा जो है अब रेल से यात्रा करेंगे, ऐसा अब संभव हो रहा है. महाराज जी, हमने ऐसा भी सुना कि आपने बहुत सारी पद यात्राएं की है. आपने बद्री केदारनाथ से दिल्ली की और ये जो नॉर्थ में भी किया हुआ है. गुजरात में भी पद यात्रा की मैंने. दांडी से लेकर साबरमती तक की 2002 के अंदर. सद्भावना तिरंगा यात्रा की. और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि 20 साल बाद आज फिर हमारे देश के अंदर तिरंगा लगाने का अभियान चल रहा है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि घर घर तिरंगा लगे और तिरंगे की आन बान शान के लिए हम सब संकल्प लें कि इसकी आन बान शान की हम रक्षा करेंगे और निश्चित रूप में तिरंगा फहराएंगे. तो आज वो संकल्प पूरे देश के अंदर प्रचारित हो गया. सभी लोग बड़े आशान्वित होकर के और लाभान्वित होकर के वो जोश के साथ सबने तिरंगा फहराया. तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ उत्सव का माहौल था. ऐसा ही उत्सव का माहौल जब भगवान राम अयोध्या पधारे, लंका को विजय प्राप्त करके पधारे, तो लोगों ने घी के चिराग जलाए. आज लोगों ने जो है तिरंगे का ध्वजारोहण किया, ध्वजा को फहराया और देश के अंदर बड़ा उत्सव का माहौल था. तो वो याद आती है कि जब प्रभु अयोध्या लौटे तो आज हमारा देश के अंदर जागरण हो गया है, देश जागा है और देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए हमने संकल्प लिया है. तो ये बहुत मैं समझता बड़ा सुखद अनुभव है और इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जा रहा है. સતપાલજી મહારાજ માત્ર રાજનીતિજ્ઞ અથવા તો આધ્યાત્મિક ગુરુ નહીં પણ એક ખૂબ મોટા રાષ્ટ્રપ્રેમી પણ છે. એમને એમના ઘણા બધા પ્રદર્શની હોય કે એમના ઘણા બધા પ્રસંગો છે એ માજી સૈનિકો અને એમને બોલાવીને એમના હાથે પણ ઉદ્ઘાટન કરાવેલા છે. એટલે એક ખૂબ મોટા રાષ્ટ્રભક્ત પણ છે. स्वामी जी, आपको ये पॉलिटिक्स में, आप तो बहुत बड़े स्पिरिचुअल भी थे, आपने भी अपने बचपन में बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक के ऊपर अभ्यास किया हुआ था, तो आपको ये पॉलिटिक्स में आना जरूरी क्यों लगा और आप किस तरह से पॉलिटिक्स में आ गए? असल में स्थिति ये हुई कि जब मैंने विज्ञान का अध्ययन किया और देश विदेशों में गया तो मैंने देखा कि हमारे भारत में बहुत कुछ होना बाकी है. विदेशों के अंदर हमने फर्निकुलर देखा, विदेशों के अंदर रोपवे की टेक्नोलॉजी को देखा. अगर आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, टिब्लिस जाएंगे, जोंगफॉक जाएंगे, तो वहाँ पर पहाड़ पर रेल चढ़ जाती है, गरारी पे चढ़ती है.
हमारे देश के अंदर जो रेल पहाड़ों पर नहीं जाती है। तो ये देखा कि बहुत सी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आनी चाहिए और उसके लिए फिर हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर चर्चा की। मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा डिफेंस की, और डीआरडीओ के अंदर मैंने जो है काफ़ी कुछ हम नई चीज़ लाए, जैसे जो हमारा जो जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उसकी हमने चर्चा की। और हमने कहा कि बाय द वे अगर अमेरिका अपने जीपीएस सिस्टम को और रशिया अपने जीपीएस सिस्टम को बंद कर देगा तो हमारी आर्मी कहाँ जाएगी। तो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि हमारे हिंदुस्तान की अपनी सैटेलाइट होनी चाहिए, हमारे अपनी आर्मी का अपना जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सारी रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया। हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की सीडीएस की जो हमारी रिकमेंडेशन थी, जिसके पहले हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी बने, वही हमारी रिकमेंडेशन थी। तो बहुत सी बातें हमने की, और विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो खास करके हमारे डिफेंस के अंदर डीआरडीओ के अंदर काम करते थे, उनका कहीं भी नाम छप जाता था कि ये डिफेंस से जुड़े हुए हैं और डिफेंस के अंदर सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, तो उनको अमेरिकन वीज़ा नहीं मिलता था। वो बड़े बड़े हमेशा परेशान होते थे। उन्होंने मुझे भी बताया, तो मैंने उसको टेकअप किया, और जब यहाँ पर ओबामा आए तो हमने उनको बताया कि भाई हमारे साइंटिस्ट को आप जो है वीज़ा नहीं देते हैं और उनको आप ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। द होल प्रोसेस टुक शेप, और फिर चर्चा हुई, और उसके बाद वो हमारी ब्लैक लिस्ट से निकाला गया, क्योंकि हमने पोखरन के अंदर विस्फोट कर दिया था, तो उसने हमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, वो निकाला गया। और उसके बाद जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि सारे हमारे साइंटिस्ट को वीज़ा मिला, और मुझे पर्सनली वो धन्यवाद देने आते थे कि सतपाल महाराज अब हमें कोई रुकावट नहीं है। और अमेरिकन इतने हमारे फ्रेंडली हो गए हैं कि उनका जो डेनवर कोलोराडो के अंदर जो उनका पूरा कमांड सेंटर है, वो भी उन्होंने हमें दिखाया। अब हम दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में ये बड़ा सुखद अनुभव था कि जो जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, इसराइल में हमारी कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम्स थी, वो भी हमने हल किया, क्योंकि इसराइल के अंदर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं बड़ी फर्म पॉलिसीज़ हैं। आपने देखा होगा, छोटा सा मुल्क है, दुश्मनों से घिरा हुआ है, उनका बड़ा अच्छा डिफेंस सिस्टम है, और वही डिफेंस सिस्टम हमें भी अपनाना चाहिए। एक तरफ हमारा पाकिस्तान आ जाता है, एक तरफ बांग्लादेश आ जाता है, एक तरफ हमारा चाइना का बॉर्डर आ जाता है, तो उसी प्रकार का डिफेंस सिस्टम हमको भी लागू करना चाहिए, जिससे कि तत्काल उसका रिटेलिएशन हो सके, पूरी सूचना हमें मिल जाए, और हमारी सेना जो है सजग रह सके। हमारे सैनिक दिन रात जागते रहते हैं, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए निश्चित रूप में मैं सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े। मैंने देखा कि हमारे देश के अंदर हम स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोलती हैं, शिक्षा का बड़ा प्रसार हो रहा है, पर हम कहीं कहीं अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं। जब तक अध्यात्म का प्रचार नहीं होगा, तब तक हम अपने देश के अंदर विवेकानंद नहीं बना पाएंगे। जब तक अध्यात्म का प्रचार नहीं होगा, तब तक अपने देश के अंदर हम शिवाजी नहीं पैदा कर पाएंगे। अगर हमें शिवाजी महाराज और विवेकानंद पैदा करने हैं, तो अध्यात्म का प्रचार करना होगा, और अध्यात्म का प्रचार होगा तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आइए अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करके देश को आगे बढ़ाएं। इसीलिए स्वामी जी, आपने एक मानव उत्थान सेवा समिति का आयोजन किया, और उनकी वजह से आप पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर ये संस्था द्वारा आपके लाखों जो अनुयायी है, उनमें ये उद्देश्य आपने सब लोगों तक पहुंचाया। तो आपने, जब आपको ये विचार कैसा आया कि भाई चलो अभी ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी तो है ही, उनके साथ साथ में अगर मानव के अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर भी उनकी चेतना जगानी है, तो उनके लिए ये करना पड़ेगा। तो आपने ये कैसे किया, और अभी उनका जो विस्तरण होके कहाँ तक ये आपका जो ध्येय पहुंचा है, उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने बड़ा काम किया है, खासकर सिक्किम में, दार्जिलिंग में, और काफ़ी आसाम के अंदर हमने काम किया है, और ख़ासकर सीमांत इलाकों में काम किया है। मुझे खुद भी लेखा पानी का जाने का मौका मिला, जहाँ पर हमारा बर्मा बॉर्डर है। तो निश्चित रूप में वहाँ पर हम चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो, और जो धर्म परिवर्तन भी हो रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं कि अपने धर्म पर हम रहें, क्योंकि दूसरा जो धर्म है वो बड़ा लुभावना लगता है, पर अपना धर्म जो है वो अपना ही धर्म होता है। और हमारे शास्त्रों में कहा है, धर्मो रक्षति रक्षत। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे अंदर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को लेकर हमने आगे बढ़ना है। हमारे जो पूर्वजों की विरासत हमें मिली है, उस विरासत को हमने समझना है। आप देखेंगे कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि स्टोनहिंज, माचू पिचू और कसार देवी के अंदर वैन एलन बेल्ट है जो वहाँ पर निकलती है, उसके रेडिएशन निकलती है और सेल्फ हीलिंग होती है। इसी प्रकार से माचू पिचू में होता है,
और इसी प्रकार से कसार देवी और स्टोनहेंज में होता है। तो इंडिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको वाइन आइलैंड बेल्ट का फ़ायदा मिलता है। और आप अगर हमारे अल्मोड़ा के नज़दीक जाएंगे तो वहाँ पर ये कसार देवी का मंदिर है। विवेकानंद जी वहाँ पहुँचे थे, जॉर्ज हैरिसन वहाँ पहुँचे थे, बड़े बड़े वहाँ पर लामाज गए हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पर गए हैं और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे टूरिज़्म में भी ये चीज़ें आगे बढ़ें और विशेषकर जो हमारा प्रीहिस्टोरिक टूरिज़्म है, आपने देखा होगा कि जो हमारा हिमालय है, पहले ये क्षीर सागर था, इसको कहते थे सी ऑफ टीटीज। इसके बाद जो एक शिफ्ट आया जिसमें कि आपका एक अफ्रीका से कॉन्टिनेंट आया जिसमें आपके गिर के लाइन्स आ गए, क्योंकि यहाँ लाइन यहाँ का नेटिव जानवर नहीं है, यहाँ का तो बंगाल टाइगर है। तो वो लाइन्स आ गए। उसके बाद ये जो हिमालय खड़ा हो गया और हिमालय ऊंचा होता गया और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पानी ट्रैप हो गया वो आज पिंक सॉल्ट में, जिसको सेंधा नमक हम कहते हैं, और जब हम व्रत रखते हैं तो उसी सेंधा नमक का उपयोग करते हैं, वो सेंधा नमक निकलता है। तो आज भी हिमालय में केव्स बनी हुई हैं। हमारे यहाँ लखू डियार के अंदर 4000 साल पुरानी वहाँ पर पेंटिंग है, केव पेंटिंग्स हैं। हम चाहते हैं लोगों को दिखाना कि लोग हमारे जो पुरातत्व, जो प्री हिस्टोरिक जो हमारा इंडिया है उसको देखें, और ये जो केव पेंटिंग्स हैं इनको देखें, कितना पुराना हमारा भारत था उसको देखें। इसके साथ साथ एक हम महाभारत ट्रेल करना चाहते हैं, जिस रास्ते पर पांडव लोग जाकर के, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास जब पांडव गए तो श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि तुम्हें तो गोत्र हत्या का पाप लग गया है, तुमने अपने स्वजनों को मारा है, अपने भाइयों को मारा है, और इस पाप से तुम अगर मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भगवान शिव का दर्शन करना पड़ेगा। तो भगवान के शिव के दर्शन करने के लिए केदारनाथ की यात्रा पर वो चलते हैं पांडव लोग, उसी को हम महाभारत ट्रेल कहते हैं। आज भी वो स्थान है वहाँ पर बने हुए, वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर स्नानागार बने हुए हैं। तो उस ट्रेल को हम प्राणवान करना चाहते हैं और वो हमारा आई थिंक इट विल बी द मोस्ट एंशिएंट ट्रेल इन द वर्ल्ड के अंदर ऐसा माना जाएगा। तो उसको हम चाहते हैं कि उसको टूरिज्म में लाएं। हमारे यहाँ टिमरसन महादेव है जहाँ पर अमरनाथ की तरह स्वयंभू लिंग बनता है, तो उसको हम चाहते हैं कि टूरिज्म में लाएं। और उससे जो हमारे सीमांत के गांव हैं, जो गोस्ट विलेजेस बनते जा रहे हैं, जो खाली होते जा रहे हैं, और हमारे जो नेता लोग हैं उनको भी समस्या पैदा हो गई है कि भाई कैसे हम उन गाँवों को, सीमांत के गाँवों को आबाद रखें। तो उसमें टूरिज्म को बढ़ाते हुए ओम पर्वत है, आदि कैलाश है, ये सब हम स्थानों को डेवलप करते हुए जो हमारे सीमांत के, जो हमारे तिब्बत बॉर्डर के साथ लगे हुए जो गांव हैं, उसमें टूरिज्म को बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा टूरिज्म बढ़ने से वहाँ की आर्थिकी बदलेगी, इकोनॉमिक्स बदलेगी, लोग वहाँ बसेंगे और निश्चित रूप में वो हमारे मानचित्र पे आएंगे। ऐसे ही गर्तांगली है, जादुंग है। 1962 में जब चाइना का इन्वेजन हुआ तो जादुंग के लोगों को खाली करा दिया गया और आज वो विलेज जों का त्यों है, इट इज़ फ्रोजन इन टाइम। तो हम चाहते हैं कि जो इलीट टूरिज्म है, जो अफोर्ड कर सकते हैं पैसा, उनके लिए वो खोला जाए और लोग देखने जाएं किस प्रकार से वहाँ लोग रहते थे। 150 साल पुराना तिब्बत के साथ व्यापार करने का हमारा ब्रिज था, जिसको हम गर्तांगली कहते हैं, तो उसको भी टूरिज्म के लिए हम खोलना चाहते हैं। हमने उसको बना के तैयार कर दिया है। आजकल यात्री जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और स्नो लेपर्ड सेंचुरी हम खोलना चाहते हैं यमुनोत्री की तरफ। तो हमारे 4 धाम के साथ साथ हम विंटर टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं। विंटर में हमारे धाम बंद हो जाते हैं, लोग नीचे उतर आते हैं, गांव सुनसान हो जाते हैं। हम फिर से चाहते हैं कि टूरिज़्म वहाँ पर बढ़े, विंटर टूरिज़्म बढ़े, लोग स्कीइंग करने आएँ। हिंदुस्तान के अंदर सबसे सस्ती स्कीइंग आपको उत्तराखंड में मिलेगी, और उत्तराखंड की गगनचुंबी और हिमाच्छादित जो चोटियाँ हैं उसका आप लोग आनंद ले सकेंगे। तो मैं निश्चित रूप में आपसे प्रार्थना करूँगा कि विंटर टूरिज़्म में उत्तराखंड अवश्य पधारें, देवभूमि में आकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें। महाराज श्री, अभी अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनका भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमारा जो हिमाचल के अंदर यानी कि उत्तराखंड के अंदर भी अभी बहुत सारे रास्ते डेवलप किए हुए, और लास्ट ईयर और इस साल भी हम लोग देख रहे हैं कि 4 धाम की यात्रा में सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग आ रहे। तो आप गुजरात को वेलकम तो करते ही, ये बहुत अच्छी वो दे रहे। नरेंद्र भाई का भी एक स्लोगन था कि टूरिज्म इज़ अ वन वे इनकम। तो वहाँ के लोगों की जो आबादी है वो भी ये टूरिज्म से बहुत सारी बढ़ती है। महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो आपने फॉरेन में जो जाते हो, जो स्कीइंग, वो जो आइस वाली जो गेम्स है वो खेलते हो, सब भी उत्तराखंड में पॉसिबल है। और अभी लास्ट में नरेंद्र भाई ने जो डेवलपमेंट किया है स्वामी जी, वो
कौन सा अभी जो डेवलपमेंट आप 2013 में हाँ। जब त्रासदी आई थी और केदारनाथ के अंदर बड़ी कैटास्ट्रफी आई थी वहां पर, राइट, हाँ, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे उस समय ये हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हाँ, इन्होंने वहां पर ये आशय स्पष्ट किया कि मैं इसका जीर्णोद्धार करना चाहता हूं। उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद मोदी जी पर था और मोदी जी को वो काम मिला और आज केदारनाथ का पूरा जीर्णोद्धार जो है मोदी जी ने करवा दिया है। तो चारों तरफ उस परिसर को पूरा डेवलप किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर तपस्या की है, वो गुफा भी वहाँ पर मौजूद है। आज यात्री लोग उसके लिए 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है और मुझे बड़ा फक्र हो रहा है, कल शाम तक की सूचना है कि 31,09,784 यात्री हमारे चार धाम के साथ साथ हेमकुंड साहब की यात्रा पर आए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा हमारा जो है रेवेन्यू का सोर्स है, पर्यटन हमारे को हमारा ब्रेड एंड बटर है और पर्यटक से हमें लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ का भी जीर्णोद्धार चाहते हैं, उसको भी डेवलप किया जा रहा है ताकि उसमें हर किस्म का व्यक्ति आ सके और लाभ ले सके। तो निश्चित रूप में जो हमारे ये श्राइन्स हैं, हमारे जो धाम हैं, इनका जीर्णोद्धार मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी के कारण हमारा टूरिज्म बहुत आगे बढ़ा। इसके साथ साथ जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर बियर गाइल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे और आज उसको हम मोदी ट्रेल के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर मोदी जी का कार्यक्रम जो बियर गाइल्स के साथ हुआ था वो दिखाया जाएगा, जहाँ पर मोदी जी ने एक स्पीयर बनाया, जिस टहनी पर वो बैठे, जहाँ पर वो बात कर रहे थे बियर गाइल्स के साथ, वो मोबाइल फ़ोन में सारे आपको चित्र दिखाए जाएंगे और एक सफारी के रूप में आपको पूरा क्षेत्र दिखाया जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड मोदी ट्रेल। तो निश्चित रूप में मोदी जी ने बहुत सी प्रेरणा दी है लोगों को, जवानों को एक मार्गदर्शन दिया है और उसके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप में उत्तराखंड टूरिज्म के अंदर बुलंदियां हासिल कर रहा है। स्वामी जी, यही बात से मेरे को लगता है कि आप मोदी जी के यही सभी कार्यों से प्रभावित होके, आप तो पहले कांग्रेस में थे स्वामी जी एक टाइम पे, फिर बाद में ये जब आप गुजरात से मोदी जी ने ये किया तो ये सब बात को लेकर आप कांग्रेस से भाजपा में आ गए कि कैसे, आपको क्या लगा? असल में मुझे ये लगा कि इंडिया को एक डायनेमिक लीडर चाहिए। राइट। हम लोग जब यहाँ से बीजिंग जाते थे, उसको पहले पीकिंग बोलते थे, हाँ। तो वहाँ पर 4 फ्लाइट्स उतरती थी एक दिन में और पूरा शैबी एयरपोर्ट था, मुझे देखने का मौका मिला। पर जब वहाँ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आई तो आपने देखा कि चाइना किस प्रकार से, जो हिंदुस्तान से भी पीछे था, वो आज दुनिया में सबसे आगे आ गया। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा और जब मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया तो उनका टेलीफोन मुझे आया, उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैंने कहा साहब मैं चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग लीडर भारत को चाहिए और वो आप लीड कर सकते हैं, आप भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मेरा कार्यक्रम जो है सिलीगुड़ी में हुआ, जहां मोदी जी के साथ में गया और वहां पर मंच मैंने शेयर किया। मोदी जी ने बड़ी अच्छी वहाँ बात सुनाई कि दार्जिलिंग वालों से तो मेरा बड़ा पुराना नाता है। तो हम लोग बड़े चौंके कि मोदी जी का दार्जिलिंग वालों से क्या पुराना नाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने हंस के बताया कि भाई ये लोग, आप चाय उगाते थे और मैं चाय बेचता था, तो आपका मेरा बहुत पुराना नाता है। तो मैंने देखा कि किस सहजता से और जनता के साथ वो संवाद स्थापित करते हैं, किस सहजता के साथ जनता को कन्विंस करते हैं और चाय के ऊपर उन्होंने जो है इतनी बड़ी बात कही। तो निश्चित रूप में इंडिया नीडेड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और मोदी जी ने वो प्रदान की है। इसीलिए आपने देखा होगा अनेक चुनौतियों के बाद फिर भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि जो भारत की जो शक्ति है आज निश्चित रूप में स्थापित हुई है। कोई भी भारत की अनदेखी नहीं कर सकता है। आज चाहे सीरिया का मामला हो, चाहे आपके ईरान की लड़ाई हो, चाहे कहीं कुछ भी हो, आज आपके यूक्रेन में और आपके रशिया में भी युद्ध हो रहा है, वहाँ भी मोदी जी की बात सुनी जाती है। पुतिन भी बात करता है, जेलेंस्की भी बात करता है, सभी बात करते हैं। और निश्चित रूप में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भारतीयों को रेस्क्यू किया और उनके साथ पाकिस्तानी भी तिरंगा उठाते हुए निकले, बांग्लादेशी भी तिरंगा उठाते हुए निकले, नेपाली भी तिरंगा उठाते हुए बचे, तो तिरंगे ने सबको अभय दान दिया है। और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी अवधि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत का वैभव, भारत की शक्ति को दुनिया में स्थापित किया है, ये अपने आप में बड़ा ही सराहनीय कार्य है। सतपालजी महाराज, आप गुजरातમાં છો અને અમારા મંતવ્યના માધ્યમ દ્વારા આપ સરકારને
શું હજી કહેવા માંગો છો કે ભાઈ હજી હરિદ્વારની અંદર શું એવી મોટી યોજના આવે જેથી કરીને ઘણા બધા લોકોને એ ઉપયોગી થઈ શકે? આપનું વિઝન અથવા આપનો જે મિશન શું છે કે હરિદ્વારની અંદર ખૂબ મોટું એરપોર્ટ આવે, કે આપ કયા વિચારથી છે? જો આપ અમારા માધ્યમ દ્વારા દરેક દર્શક મિત્રોને અને સરકારને પણ જણાવો જેથી કરીને અમે પણ એક એનું નિમિત્ત બનીએ અને હરિદ્વારની અંદર એક ખૂબ મોટી સેવા મળે. निश्चित रूप में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वो बहुत छोटा एयरपोर्ट है, उसमें बड़े जहाज नहीं उतर हरिद्वार सकते हैं। इंटरनेशनली બધા જ સાથે કનેક્ટ हरिद्वार કરેલું છે. हरिद्वार में हम लोग चाहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, हाँ। और उसकी कनेक्टिविटी आपके जो है न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से, न्यू जर्सी से, सब जगह से उसकी कनेक्टिविटी हो। तो निश्चित रूप में हमारे यहाँ 4 धाम फ्लाइट्स हो गया, आपकी हेमकुंड फ्लाइट्स हो गया, आपकी योगा फ्लाइट्स हो गई, आपकी मेडिटेशन फ्लाइट्स हो गई, और जो गंगा के अंदर जो रिवर राफ्टिंग होती है तो गंगा फ्लाइट्स हो गई। इसी प्रकार से हमारे बहुत हरिद्वार में धर्मगुरु रहते हैं, उनके शिष्य लोग आएंगे, और इसके साथ साथ जो एनआरआईज हैं, जिनके माँ बाप जो हैं चले जाते हैं, उनकी भस्मी को लेकर के लोग हरिद्वार में आना चाहते हैं, तो इफ दस कनेक्ट डायरेक्ट फ्लाइट, जो सीधे फ्लाइट होगी, तो निश्चित रूप में हरिद्वार में आएंगे, और हरिद्वार हमारा दुनिया के मानचित्र से कनेक्ट हो जाएगा, दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा हम चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम प्रार्थना करेंगे, और इसमें हमने लैंड को सर्च कर लिया है, लैंड पता लग गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरिद्वार में बने, जिससे कि हमारी देवभूमि जो है सारी दुनिया से जुड़ जाए। સતપાલજી મહારાજની ખૂબ એવી ઈચ્છા છે કે દુનિયા સાથે કનેક્ટ તો છે જ, પણ કનેક્ટિવિટી ખૂબ સારી બને અને લોકો ગમે તે દેશમાં હોય ત્યાંથી અહીંયા જો એને ડાયરેક્ટ અહીંયા આવવું હોય તો આવી શકે. અને એમણે જે વર્ણન કર્યું એ ખૂબ બધા જે પ્લેસીસ છે, આજે ઋષિકેશની અંદર આપણે જોઈએ તો કદાચ આપણા ઇન્ડિયન કરતાં ફોરેનર્સ લોકો વધારે જોવા મળે. ખૂબ લોકો યોગ શીખવા માટે આવે છે, આપણી સંસ્કૃતિ શીખવા માટે આવે છે. સ્વામીજી, એવી કોઈ વાત અથવા એવી કોઈ આપણે ટુરિઝમની અંદર રચના કરી છે કે જેમાં આપણી સંસ્કૃતિ આ દરેક લોકો જોઈને જાય અને દરેક લોકોને આપણી સંસ્કૃતિનો અનુભવ થાય, એવું કોઈ આયોજન આપના उत्तराखंड अंदर કરવામાં આવેલ છે? हमारे यहाँ हम योग का सेमिनार कराते हैं और योग दिवस को मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसमें काफ़ी फॉरेनर्स हमारे अटेंड करते हैं, और निश्चित रूप में फॉरेनर्स ये चाहता है कि जो भी भारतीय गुरु है, भारतीय शिक्षक है, उसके माध्यम से वो योग को सीखें। तो वो ऋषिकेश में आते हैं, प्रवास करते हैं, योग को सीखते हैं, अपना जीवन बदलते हैं। तो बहुत से लोगों ने वहाँ जीवन बदला है। तो ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जो सबका प्यारा स्थान है। मैं समझता हूँ कि फॉरेनर्स को 2 स्थान हिंदुस्तान में याद रहते हैं, एक धर्मशाला और एक ऋषिकेश। अभी कुछ समय पहले हमने वी कमेमोरेटेड बीटल्स आफ्टर 50 ईयर्स, 50 साल हमने कमेमोरेशन किया। 50 साल पहले बीटल्स जो थे वो आए थे, उन्होंने जो अपने 50 गाने लिखे, देयर बेस्ट सॉन्ग्स वर रिटन इन ऋषिकेश। आपने देखा होगा उसमें माई स्वीट लॉर्ड और बहुत से गाने बीटल्स के थे। हमारे जवानी में हमने बीटल्स के गाने सुने, जैसे पीस मैसेज के बारे में, गिव पीस ए चांस उसके बारे में, माई स्वीट लॉर्ड के बारे में, जिसके अंदर संस्कृत के मंत्र भी थे। तो बीटल्स ने जो है अच्छे गाने जो हैं वो ऋषिकेश में बैठ के लिखे। तो आज हमारी पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के अंदर जो हैं बीटल्स प्रभावित होकर के हमारे ऋषिकेश में आए, उन्होंने मेडिटेशन को सीखा, और निश्चित रूप में उन्होंने जो गाने लिखे हैं, जिन्होंने दुनिया में परिवर्तन किया, उन्होंने युग परिवर्तन किया, उन्होंने दुनिया की कॉन्शियसनेस को बदला, तो वो सब ऋषिकेश में हुआ है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं। आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स जब आया तो उसने मार्क्स जुबकर को कहा कि भाई तुम अगर कभी उदास हो जाओ और तुम्हारे जीवन में दुख आए तो नैनीताल के बगल में एक आश्रम है नीम कौरली बाबा का, तो वहाँ जरूर जाना। और स्टीव जॉब्स वहाँ पर गए, ही वॉज ए हिप्पी एट दैट टाइम। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा प्रसाद दो, तो बाबा ने एक सेब खा करके दिया, एंड दैट बिटन एप्पल बिकेम द लोगो ऑफ द एप्पल कंपनी। आपने एप्पल कंपनी का लोगो देखा होगा, वो प्रसाद के रूप में उसको दिया गया है। तो आज वो जो कंपनी का जो लोगो है वो सारी दुनिया के अंदर प्रसारित है, एक संत का आशीर्वाद सारी दुनिया के अंदर है। तो निश्चित रूप में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत ने पर्दे के पीछे बहुत कुछ किया है, परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, भारत स्पिरिचुअलिटी में लीड करे। भारत के अंदर जो योग दिवस आज दुनिया में मनाया जा रहा है, ये पहला कदम है कि दुनिया को योग माने चित्तवृत्ति निरोधश्च योगा, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये संभव करना, जीवन को बेहतर बनाना, अपने को फोकस्ड रखना, और अपनी
जो पोटेंशियल हमारा है उस पोटेंशियल को प्रकट करना ये योग का काम है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग हैं। तो आज योग को लोग सीख रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं और सारी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो योग धर्म नहीं है, एक जीवन की पद्धति है। तो निश्चित रूप में जो प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे भारत की गौरव गरिमा बढ़ रही है और भारत निश्चित रूप में विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि मैं माँ सरस्वती को देख रहा हूँ, सारा संसार माँ सरस्वती का ज्ञान का वंदन कर रहा है और ज्ञान का देश ये भारत रहा है। સતપાલજી મહારાજની વાતો અને એમના કાર્યો એટલા બધા છે કે કદાચ હજી આપણે ખૂબ એક દિવસ ચલાવીએ તો પણ એમના કાર્યોને એમના થયેલા સેવાના કાર્યો, કેમ કે એમણે ખૂબ બધો પ્રયાસ કર્યો છે. ઉત્તરાખંડની અંદર આંગણવાડી જેવા કાર્યો જ્યારે નહોતા ત્યારે સતપાલજી મહારાજ અને એમના ધર્મપત્ની એમના દ્વારા આંગણવાડી જેવા કાર્યોની પણ રચના કરવામાં આવી છે. ગરીબ માણસો માટે ઈશ્વર એક છે અને ઈશ્વર અમારા પિતા છે એ કોન્સેપ્ટથી આખા પહાડી વિસ્તારની અંદર ખૂબ જ બધા આપણે જે કીધું ને કે રાષ્ટ્રભાવનાનું કાર્ય હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ કાર્ય હોય, રાજનીતિક કાર્ય હોય, માનવ ઉત્થાનને લગતા તમામ કાર્યો સ્વામીજી દ્વારા ખૂબ જ સિફતપૂર્વક કરવામાં આવ્યા છે અને હજી એ કાર્ય આ દિશાની આગળ કરતા રહે છે. આપણે આજે મહારાજશ્રીને આપણે પણ વિશ કરીએ કે ઉત્તરાખંડની અંદર એક ખૂબ મોટું એરપોર્ટ બને, ખૂબ બધા લોકો જાય, ગુજરાતમાંથી પણ જાય અને આપણા સૌ ગુજરાતીઓને એમની મહેમાનગતિ માણવાનો લાભ મળે અને આપણને ગુજરાતીઓને સારી સેવા પૂરી પાડે એવી આપણે એમની પાસે અપેક્ષા રાખીએ. એ જ શુભેચ્છા સાથે પ્રોગ્રામને અહીંયા પૂર્ણાહતિ કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. વંદે ગુજરાત, વંદે ઉત્તરાખંડ.